हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो आज 19 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ आज, इसका जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है उसको देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों तक जल्दी से शेयर करें जो जिन दोस्तों का आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर है। ठीक, तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आया कि इसरो का 100वां मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल था। तो कौन था? वो था GSLV F-15। ठीक ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से NVS-02 उपग्रह को स्थापित करने के लिए GSLV F-15 का उपयोग करते हुए अपना ऐतिहासिक 100वां परीक्षण किया। NVS-02 भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की श्रृंखला में दूसरा उपग्रह है। ठीक, NVLO प्रणाली कक्षा में 7 परिचालन उपग्रहों, भू स्थिर कक्षा में 3 और भू समकालिक कक्षा में 4 से बनी है। NVLC भारतीय महाद्वीप और उससे 15,000 किलोमीटर दूर तक क्षेत्रों में उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति, वेग और समय की जानकारी प्रदान करता है। ठीक, अगला जो प्रश्न आया था वो था कि IPL 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है। तो क्या साई सुदर्शन है। ठीक, तो आप ने देखा होगा कि आपकी IPL 2025 में जो ऑरेंज कैप का मतलब होता है कि IPL 2025 सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो साई सुदर्शन का है। ठीक ना। और अगर हम यहीं पर पूछ ले पर्पल कैप, यानी पर्पल कैप का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो वो कौन थे? प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक, कौन थे? प्रसिद्ध कृष्णा। और ये किस टीम से थे? तो ये गुजरात की टीम से, गुजरात टाइटंस। ठीक ना। अगला प्रश्न जो है और उसी के और वर्णन देख लें। तो IPL 2025 के सीजन में 23 साल और 27 दिन की उम्र में उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 2025 सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 759 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक और एक शतक शामिल है, जैसा कि विकिपीडिया में बताया गया। ठीक है, यह प्रदर्शन के साथ वह एक IPL सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने, जैसा कि टाइटंस ऑफ इंडिया ने बताया। अगला प्रश्न था, आया कि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक ना। और क्या अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते हैं, जो मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, शरीर द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, और जब शरीर को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संग्रहित किया जाता है। ठीक, अगला जो प्रश्न था ये लिखा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है। तो संबंधित है मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा देख लें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों और परिवारों और व्यापारिक कंपनियों को व्यवहार का अध्ययन है। यह आमतौर पर वस्तु और सेवाओं के बाजारों पर लागू होता है और व्यक्तिगत तथा आर्थिक मुद्दों पर संबंधित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारिक कंपनियों के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक, और क्या है कि आमतौर पर यह वस्तु और सेवाओं के बाजारों पर लागू होता है और व्यक्तिगत तथा आर्थिक मुद्दों पर संबंधित है। और ये वही चीज़ लिखी है। ठीक ना। ये लिखा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के भीतर निर्णय लेने वाले जैसे व्यक्तियों और परिवारों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। फर्म का शब्द का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए किया जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया वो क्या था, सेप कटकरा खेल किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है देख लेते हैं। उसका सेपक टकरा इज रिलेटेड है ना। तो सेपक जो मलेशिया से, ठीक, कहाँ से? मलेशिया से। देख लेते हैं, सेप कटरा करा खेल मलेशिया देश संबंधित है। यह
खेल दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत लोकप्रिय है और इसे किक वॉलीबॉल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न जो आया था वो था कि वक्फ बोर्ड किससे संबंधित है। तो ये मुसलमानों की धार्मिक एवं परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन है। ठीक ना। मैनेजमेंट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रॉपर्टीज। प्रत्येक राज्य का अपना एक वक्फ बोर्ड होता है और जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ठीक है। और क्या होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय है। ठीक। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 21 से। ठीक, राइट टू। और अगला, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है कि 2002 में भारत के संविधान 86वें ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। या एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। राज्य नीतियों के निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए थे कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों को इसने 6 वर्ष से कम आयु के निर्देश सिद्धांत बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ। तो कितना, आर्टेमिस समझौते यानी आर्टेमिस एकॉर्ड में। ठीक है। थोड़ा पढ़े। हाल ही में बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य ऐसे निर्देश स्थापित करना है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक अन्वेषण सुनिश्चित करे। आर्टेमिस समझौते का अक्टूबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा और 8 प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ये समझौता 1967 बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसा मौजूद संधियों पर आधारित है। यह समझौता देशों को सुरक्षित और जिम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक ना। और अगला प्रश्न था कि महिला AI स्कीम किससे संबंधित है। तो आंसर क्या है इसका, महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण देना। ठीक ना। महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में सशक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक। और अगला प्रश्न जो आया वो था संस्कृत भाषा का उपयोग किन ग्रंथों में होता है। तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य वगैरह में होता है। ठीक ना। संस्कृत भाषा का उपयोग वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों, स्मृतियों, शास्त्र, नाट्यशास्त्रों, काव्य शास्त्रों, इन सभी में होता है। ठीक ना। इन सभी में हिंदू धर्म के धार्मिक पवित्र ग्रंथों में होता है। अगला प्रश्न था उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक। और जो है इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो है किरणें सीधा पड़ती है जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दौरान में हवा नमी की मात्रा कम होती है जिसके कारण मौसम शुष्क रहता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर अप्रैल से जून तक रहती है। ठीक। अगला प्रश्न था कि जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है। तो जिला न्यायालय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है वो देख लेते हैं। जिले के सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई। ठीक। जिला न्यायालय का मुख्य कार्य जिले के स्तर पर न्याय प्रदान करना या दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलों को सुनना है। ठीक ना। जिला न्यायालय कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रबंधक कौन होता है। ठीक। तो कौन होता है, वो जो होता है अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता है जिसे दीवान भी कहा जाता है। हालांकि वजीर का पद दीवान से ऊपर माना जाता है और सभी दीवान वजीर नहीं होते थे। ठीक ना। अकबर के शासनकाल में राजा तोरणमल राजस्व विभाग के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे और उन्होंने दहसाला प्रणाली लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तोरणमल को 1573 में गुजरात में नियुक्त किया गया था और 1580 में दहसाला प्रणाली जो है लागू की गई थी। अगला जो प्रश्न आया था वो था कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है। वो थे ग्लेशियर संरक्षण। ठीक ना। विश्व जल दिवस
हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसका मुख्य उद्देश्य ग्लेशियर संरक्षण था, ठीक ना। और क्या था, यह विषय ग्लेशियरों के महत्व और उनके पिघलने के कारणों और उससे जुड़े प्रभावों को पर प्रकाश डालता है। अगला जो प्रश्न आया था वो था कि निम्नलिखित में से कर्तव्य एक माता एवं अभिभावक अपने बच्चे या अपने वार्ड शिक्षा के अवसर प्रदान करे को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार कर्तव्यों में जोड़ा गया। तो ये था 66वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें अनुच्छेद 51(1) का में माता पिता अभिभावक का मूल यानी कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता का बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 51 के ए में एक नया खंड के जोड़ा जिसे में यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 51 के का में माता पिता और अभिभावकों को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। जो स्टूडेंट्स मतलब जिनका पेपर होता है वो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं, तो हम उसी के द्वारा आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। तो आप क्वेश्चनों को एनालिसिस करें और आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाएँ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद दोस्तों।